हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपीएससी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से पूर्व जो भी स्थापित हुई जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थी, राजनीतिक संस्थाएं थी, उनकी चर्चा करेंगे। देखिए, बहुत ही बेहतरीन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा क्रूशल जो है ये चैप्टर्स है। और ये यहाँ से रिलेटेड सारी संस्थाएं हैं जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। वो संस्थाएं इतनी महत्वपूर्ण है जो एग्जाम्स में इनकी क्रोनोलॉजी हमेशा से पूछी जाती रही। समझ रहे हैं आप? तो कांग्रेस से पहले जो कांग्रेस 80-85 में एस्टेब्लिश हुई थी, उससे पहले जो भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन डेवलप हुए उनकी चर्चा होगी। और ये इतना अच्छा कंटेंट है, ये इतनी अच्छी बुक है कि यहाँ से स्टेट बीसीएस और जितने भी एग्जाम्स हैं, जो वनडे एग्जाम है, चाहे भी कोई भी एग्जाम हो, यूपीपीसीएस है, आरओ है, बीपीएससी है, या जो भी उत्तराखंड बीसीएस है, या एमपीपीसीएस या आरएएस वगैरह वगैरह जितने भी हैं, और जो स्टेट हैं, जो एनटीपीसी, रेलवे वगैरह, वहां से क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा दावा है। बहुत ही बेहतरीन बुक है। आप मल्टीपल टाइम्स का रिवीजन करना जरूरी है। मल्टीपल टाइम्स देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि दोस्तों, देखने के बाद आप मल्टीपल टाइम देखते हैं तो आपकी मेमोरी में घर कर जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, बार बार रिवीजन 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 करते रहिए। चलिए वापस लौटते हैं टॉपिक पे। तो कांग्रेस से पूर्व जो भी स्थापित हुआ उसकी बात करते हैं। पहले हम भूमिका की बात करेंगे। देखो, भूमिका क्या रही है, अपनी भूमिका देखते हैं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जो भारत में आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों, जो आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर चुके थे इंडियंस, एवं सामान्य जनमानस में राष्ट्रवादी भावनाएं विकसित होने लगी। मतलब वो नेशनलिज्म को समझने लगी कि भाई ये एक तरीके का हमारे लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। 1870 के दशक तक यह स्पष्ट हो चुका था कि भारतीय राष्ट्रवाद इतना ताकत और गति अर्जित कर चुका है कि वह भारतीय राजनीति में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर सके। ये सारी संस्थाएं इसलिए भी डेवलप की गई थी। करेक्ट? ठीक है। तो देखो, 1858 के बाद जो 1858 का जो एक्ट आया था, उसके बाद के काल में देखा गया कि शिक्षित जो भारतीय, जो एजुकेट इंडियंस थे, और अंग्रेजों के भारतीय प्रशासन के बीच की खाई धीरे धीरे बढ़ती गई। मतलब 1858 के बाद उसका जो काल आया, जो शिक्षित भारतीय थी और अंग्रेजों के बीच में जो भारतीय प्रशासन है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के बीच की खाई धीरे धीरे बढ़ती गई। वहीं ब्रिटिश शासन के चरित्र तथा भारतीयों के लिए उसके दुष्परिणामों का अध्ययन करने के बाद ये शिक्षित भारतीय भारत में ब्रिटिश नीतियों के प्रमुख आलोचक बन गए थे। उनका असंतोष धीरे धीरे राजनीतिक क्रियाकलाप में अभिव्यक्त हुआ। दोस्तों, मतलब वो धीरे धीरे, अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल जो क्रियाकलाप थे यानी पॉलिटिकल एक्शंस थे, उसमें वो क्या हुआ, अपने आप को आगे लाने लगे, उस पॉलिटिकल एंगल पर अपने आप को रखने लगे। अब बात करते हैं बंगाल में राजनीतिक संस्थाएं और उनकी व्यवस्था क्या थी, उसकी चर्चा करेंगे। एक एक करके चर्चा करते हैं, और अगर आपके पास समय है तो प्लीज इनको नोट्स में मेंशन कर लीजिए। चलिए बात करते हैं। पहली सोसाइटी थी लैंड होल्डर सोसाइटी, जो राजनीतिक संस्था बनी, पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशन बना, वो था लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन। तो लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन 1838 ईस्वी में दोस्तों द्वारका नाथ टैगोर ने कलकत्ता में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की। यह पहली सभा थी जिसने संगठित कैसे ऑर्गेनाइज राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया। इस संस्था ने जमींदारों के हितों की सुरक्षा एवं उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया। मतलब ये कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म या कॉन्स्टिट्यूशनल जो ट्रीटमेंट ले रहे थे, एक तरीके से संवैधानिक उपचारों का प्रयोग कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। इंग्लैंड में दोस्तों विलियम एडम्स द्वारा स्थापित, विलियम एडम्स थे जो इंग्लैंड में थे, उनके द्वारा स्थापित किया गया था ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। याद रखना इंपोर्टेंट है, ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को इंग्लैंड में विलियम एडम्स के द्वारा स्थापित किया गया। इनकी सहायता से जमींदारी एसोसिएशन करती थी। ठीक है, तो इंग्लैंड में विलियम एडम्स द्वारा स्थापित ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की सहायता से जमींदारी एसोसिएशन करती थी। लैंड होल्डर सोसाइटी के प्रमुख भारतीय नेताओं में अगर लीडर्स में देखा जाए तो द्वारकानाथ टैगोर थे इनके प्रमुख, राधाकांत देव थे, प्रसन्न कुमार ठाकुर। याद रखना ये नेम्स। प्रसन्न कुमार ठाकुर के बाद राजा कौन थे, ये राजा काली कृष्ण, याद रखना दोस्तों, राजा काली कृष्ण व राजकमल आदि शामिल थे। कौन कौन? राजा काली कृष्ण व राजकमल आदि शामिल थे। समझ रहे हैं? ये सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको प्लीज मिस मत कीजिएगा। ठीक है, ये आते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे।
बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की बात करेंगे। बंगाल ब्रिटिश इंडिया यानी कि बंगाल में थी, ब्रिटिश भी थी और इंडियन भी थी और सोसाइटी थी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना 1843। आए हुए क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप देख सकते हो, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे दोस्तों। तो राजनीतिक संस्था की स्थापना 1843 ईस्वी में ताराचंद्र चक्रवर्ती द्वारा की गई। वहीं जॉर्ज थॉमसन इसके अध्यक्ष थे। जॉर्ज थॉमसन इसके अध्यक्ष थे। इसमें भारतीयों के साथ साथ गैर सरकारी अंग्रेज भी सम्मिलित थे। भारतीयों के साथ साथ जो नॉन सरकारी थे, नॉन गवर्नमेंट अंग्रेज थे, वो भी इसमें सम्मिलित थे। अब परीक्षा की दृष्टि से कुछ अवलोकन करते हैं। अभी बात की जमींदारी एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1838 ईस्वी में। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? द्वारकानाथ टैगोर को जाता है। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई? कलकत्ता में हुई। बंग भाषा प्रकाशन सभा की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों बंग भाषा प्रकाशन सभा की स्थापना 1836 ईस्वी में हो चुकी थी। मतलब कहने का यह है, लैंड होल्डर सोसाइटी से पहले बंग भाषा प्रकाशन सभा की स्थापना हो चुकी थी। राजा राम मोहन राय ने अपने साथियों के साथ मिलकर किस राजनीतिक संस्था की स्थापना की? बंग भाषा प्रकाशन सभा, जो 1836 में बनी, इसी की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने की थी। गॉट माय पॉइंट। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की ताराचंद चक्रवर्ती ने। वहीं ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई 1851 ईस्वी में। वहीं ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? राधाकांत देव जी ने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, याद रखना, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना राधाकांत देव जी ने की। वहीं लैंड होल्डर सोसाइटी व ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर किस एसोसिएशन की स्थापना की गई थी दोस्तों? यह ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, लैंड होल्डर सोसाइटी व ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर। गॉट माय पॉइंट। ठीक है, बहुत ही देखो महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट है सारे, जितने भी एक क्रोनोलॉजी है, फैक्चुअल डाटा है, ये एग्जाम्स में डायरेक्टली आता ही आता है। सो मिस करने की गुंजाइश मत करना और बराबर देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हैं दोस्तों। चलिए, इस सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी शासन में भारतीयों की वास्तविक अवस्था के विषय में जानकारी प्राप्त करना और उनका प्रचार प्रसार करना तथा जनता की उन्नति व न्यायपूर्ण अधिकारों के लिए शांतिमय और कानूनी साधनों का प्रयोग करना था। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की। तो जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन थी, उसकी स्थापना अक्टूबर 1851 को ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना राधाकांत देव, जो इसके अध्यक्ष थे। कौन? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, अक्टूबर 1851 1851 को ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना राधाकांत देव जी इसके अध्यक्ष, उनके द्वारा की गई थी। ये याद रखना, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इसके अन्य प्रमुख सदस्यों में थे देवेंद्रनाथ टैगोर इसके महासचिव, राजेंद्र लाल मित्र, हरिश्चंद्र मुखर्जी, सत्यचूर्ण घोषाल, राजा प्रताप चंद्र सिंह, रामनाथ टैगोर आदि इनके प्रमुख सदस्य रहे दोस्तों। इस एसोसिएशन में पूर्ववर्ती दोनों संस्थाओं जैसे कि लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिला दिया गया। यह सभा मुख्य रूप से भूमिपतियों की हितों की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। इसी के प्रयासों से 1853 ईस्वी में चार्टर के नवीनीकरण के समय ब्रिटिश संसद को प्रार्थना पत्र भेजा गया। किसको? ब्रिटिश संसद को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक प्रार्थना पत्र भेजा गया था। गवर्नमेंट, इस प्रार्थना पत्र में एक लोकप्रिय विधानसभा की न्यायिक एवं दांडिक कार्य अलग किए जाने तथा नमक, याद रखना, नमक, आबकारी एवं स्टाम्प कर को समाप्त करने की मांग की गई थी। बंगाल में इस सभा को भारतवर्षीय सभा, कौन सी? भारतवर्षीय सभा के नाम से पुकारा जाता था। इसमें जमींदारों के अतिरिक्त व्यापारी और बुद्धिजीवी, जो इंटेलेक्चुअल लोग भी शामिल थे। इस संगठन ने दोस्तों नील विद्रोह की जांच के लिए आयोग बैठाने की मांग भी की थी और इसी सभा ने 1860 ईस्वी में अकाल पीड़ितों के लिए धन इकट्ठा किया और 1860 ईस्वी में उसके आय कर को विरोध किया, जो टैक्स लगाया था, इनकम टैक्स, उसका विरोध किया। हिंदू पैट्रियट इसका मुख्य पत्र था। समझ रहे आप? इस संस्था का मुख्य पत्र कौन था? ये हिंदू पैट्रियट इस संस्था का मुख्य पत्र हुआ करता था। देखो, इतनी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन शायद आपको है। सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब बहुत ज्यादा कीजिए दोस्तों, जिससे हमें सपोर्ट मिलता है। चलिए बात करते हैं बंगाल में राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी थी। लैंड होल्डर सोसाइटी जिसकी बात हुई, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडियन लीग भी थी। समझ रहे हैं?
इंडिया एसोसिएशन भी थी और कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन, ये सारी संस्थाएं बंगाल से रिलेटेड है और ये बंगाल में हुई दोस्तों। ठीक है, बंगाल में ही ये राजनीतिक संस्थाएं डेवलप की गई थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, चलिए अब बात करेंगे द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। द ईस्ट में थी और इंडिया थी, एसोसिएशन थी, इसकी चर्चा करने वाले हैं अपन। क्या है द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दोस्तों? इसकी स्थापना 1866 ईस्वी में और लंदन में दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य तत्कालीन भारतीय समस्याओं पर विचार तथा ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करने का कार्य था। वही बात करें इंडियन लीग की, सितंबर 1875 में इंडियन लीग की बात करेंगे। 1875 में शिशिर कुमार घोष ने कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना की। इस संस्था के अस्थायी अध्यक्ष थे शंभू चंद्र मुखर्जी को बनाया गया। मतलब आप इंडियन लीग जो है सितंबर 1875 में शिशिर कुमार घोष ने कलकत्ता में इसकी स्थापना कर दी, लेकिन इसके जो टेम्परेरी अध्यक्ष थे वो शंभू चंद्र मुखर्जी को बनाया गया। इसका उद्देश्य जनमानस में राष्ट्रीयता की भावना का विकास कर राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। समझ रहे आप? वही बात करें इंडियन एसोसिएशन की, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से 1876 ईस्वी में कलकत्ता में द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। किसमें? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से 1876 ईस्वी में कलकत्ता में द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। आनंद मोहन बोस को इसका सचिव बनाया गया। इस संस्था के उद्देश्य निम्नलिखित थे, इनकी चर्चा करते हैं। नंबर 1 उद्देश्यों में था कि देश में एक शक्तिशाली संस्था की स्थापना करना, हिंदू मुस्लिम के बीच मैत्री भाव को बढ़ावा देना। इस संगठन ने दोस्तों सिविल सर्विसेज के लिए आंदोलन चलाया, जिसे भारतीय जनपद सेवा आंदोलन यानी कि सिविल सर्विसेज मूवमेंट कहा गया। इसके अतिरिक्त इस संगठन ने वर्नाकुलर प्रेस, जो वर्नाकुलर प्रेस थी यानी कि अपनी जो मातृभाषा में थी, उस प्रेस को, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, आर्म्स एक्ट को और इल्बर्ट बिल के विरोध में भी आंदोलन चलाए। समझ रहे हैं आप? कौन सी थी? इल्बर्ट बिल, आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के विरोध में द इंडियन एसोसिएशन जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी की थी, इसने आंदोलन चलाए। याद रखना दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्या है। तो इल्बर्ट बिल के विरोध में दोस्तों, इल्बर्ट बिल के विरोध में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अपने पत्र बंगाली में कलकत्ता हाई कोर्ट के जज की आलोचना कर दी थी। समझ रहे हैं आप? ये पूछा जा सकता है। तो इल्बर्ट बिल के विरोध में क्या किया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अपने पत्र बंगाली में कलकत्ता हाई कोर्ट के जज की आलोचना कर दी थी, जिससे उन्हें 2 माह की सजा हो गई। कितना? 2 मंथ की सजा मिली। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से संबोधित किया जाता है। याद रखना, राष्ट्रगुरु किसे कहते हैं? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से संबोधित किया जाता है। यह संस्था राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। इसको इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता भी कहा जाता है। वहीं सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने दोस्तों, सुरेंद्रनाथ बनर्जी इधर है भाई, बड़ा लंबा हो गया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी, उनको 1874 में 1874 में ब्रिटिश सरकार द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया। याद रखना ये डेट भी। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी को 1874 में ब्रिटिश सरकार द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। किसको? सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी को। अब कुछ और चर्चा करते हैं परीक्षा की दृष्टि से। इंडियन लीग की स्थापना किसने की? शिशिर कुमार घोष जी ने। इंडियन लीग की स्थापना कब हुई? 1875 ईस्वी में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। समझ आप? राष्ट्रगुरु के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। राष्ट्र कांग्रेस के पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा। वहीं राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन ने अपना पहला कांग्रेस कहाँ आयोजित किया? इंडियन एसोसिएशन ने अपना पहला कांग्रेस का जो भी मतलब उनका आयोजित करने के लिए जिन्होंने अपनी संस्था बनाई थी, उसका पहला सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया? सम्मेलन कलकत्ता में। इंडियन एसोसिएशन के प्रथम नेशनल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की आनंद मोहन बोस ने। कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? याद रखना, इंपोर्टेंट है। 1875 यानी कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन की स्थापना 1875 में हुई। कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन के संस्थापक थे आनंद मोहन बोस। कौन थे? आनंद मोहन बोस इसके
संस्थापकों में से एक थे। गॉट माय पॉइंट। चलिए आगे बात करते हैं क्या है। कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन की फिर से बात करने वाले हैं। 1875 ईस्वी में 1875 में दोस्तों कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस जी ने की थी। वहीं आनंद मोहन बोस के साथ सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी छात्रों के इस संगठन में शामिल हुए। वहीं सिविल सर्विस आंदोलन की बात करें, भारत में यह आंदोलन सिविल सेवा का जन्मदाता कॉर्नवालिस था। तो भारत में सिविल सेवा का जो जन्मदाता था, जो फादर बोला जाता है, फादर ऑफ सिविल सर्विस, दैट इज कॉर्नवालिस। वहीं 1853 यानी 1853 ईस्वी में सिविल सेवा में प्रवेश के लिए भारतीयों को अनुमति मिली। कब? 1853 में, याद रखना। 1863 में प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर ने सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण की। कब की? 1863 में। ये भी बहुत अच्छा इंपोर्टेंट फैक्ट है। 1863 ईस्वी में प्रथम भारतीय थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा उत्तीर्ण की। वहीं 1866 ईस्वी में इसकी उम्र सीमा को घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया और वहीं 1877 ईस्वी में उम्र सीमा को और घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य था कि सिविल सर्विसेज में भारतीयों को घुसने से रोका जा सके। कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन ने इसका विरोध किया। काफी अधिक आंदोलन के प्रभाव से 1923 ईस्वी से सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारत और ब्रिटेन में एक साथ किया जाने लगा। अब बात करते हैं बंबई में राजनीतिक संस्थाएं, जो बंबई की पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है उसकी बात करेंगे। बंबई एसोसिएशन की बात करेंगे 1852 में। तो बंबई एसोसिएशन 1852 ईस्वी, उसकी बात करेंगे। इंडियन एसोसिएशन से प्रभावित होकर दादाभाई नौरोजी ने 26 अगस्त 1852 को, याद रखना, 26 अगस्त 1852 1852 को बंबई एसोसिएशन की स्थापना की। इस एसोसिएशन का प्रमुख उद्देश्य सरकार को समय समय पर ज्ञापन देना ताकि भेदभावपूर्ण समझे जाने वाले नियमों तथा सरकारी नीतियों के लिए सुझाव दी जा सके। ये बंबई की राजनीतिक संस्थाओं की बात हुई दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। वहीं बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो 1885 में बना। कौन सा? बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बंबई के 4 प्रमुख नेताओं जैसे कि फिरोज शाह मेहता जी, बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तेलंग जी और काशीनाथ त्र्यंबक, याद रखना, इन चारों ने मिलकर 1885 ईस्वी में बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की। वहीं 31 जनवरी 1885 में बंबई के नागरिकों की एक सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जमशेदजी जीजी भाई ने की थी दोस्तों। किसने? जमशेदजी जीजी भाई ने की थी। इसमें इस सभा के उद्देश्यों को घोषित किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य जनमानस में राजनीतिक विचारधारा का प्रचार प्रसार करना। बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को पहले दोस्तों बंबई एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1825 ईस्वी में हुई थी। गॉट माय पॉइंट। देखो बहुत ही महत्वपूर्ण ये वन लाइनर तरीके से, फैक्चुअल तरीके से ये इंफॉर्मेशन अगर आप गैदर कर रहे हैं तो ये एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और नोट्स में ये सब मेंशन कर लें दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पूना सार्वजनिक सभा। इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। कलर चेंज करते हैं थोड़ा। तो पूना सार्वजनिक सभा दोस्तों 1872 में, 1872 में। ठीक है, याद रखना ये। देखो डेट्स बहुत जरूरी है, ये जो क्रोनोलॉजी है ये जरूरी है और ये जो ईयर्स है ना, जो 1872 70 इस तरीके से हैं, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप नोट्स में मेंशन कर लो। तो प्रीलिम्स के नोट्स बना ही लो दोस्तों प्लीज, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये आगे फ्यूचर में इन फ्यूचर काम आने वाले हैं। अगर आप टेम्परेरी बेस पर जा रहे हैं तो प्लीज ये अवॉइड करिए। चलिए लौटते हैं टॉपिक पे। पूना सार्वजनिक सभा 1872 महादेव गोविंद रानाडे एवं गणेश वासुदेव जोशी, यानी बोलते हैं जीवी जोशी, इन्होंने मिलकर 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। इस सभा का प्रमुख उद्देश्य लोगों को सरकार के वास्तविक उद्देश्यों के बारे में जागरूक करना और अपने मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए तौर तरीकों को सिखाना था। जो उसके फंडामेंटल राइट थे उनको प्राप्त करना और जो तौर तरीके हैं, जो रिचुअल्स हैं या जो तरीके से ड्यूटी है उनको सिखाना इनका काम था। 1875 ईस्वी में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की, यानी कि डायरेक्ट जो प्रतिनिधित्व है उसकी मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत कर दी। वहीं S.H. साठे एवं S.H. चिपलूणकर ने इस सभा में सहयोग किया। पूना सार्वजनिक सभा में मुख्यतः अगर देखा जाए तो नवोदित, मध्यम वर्ग, जमींदार वर्ग और व्यापारियों की भागीदारी थी मोस्टली। इसके सदस्यों में दोस्तों अधिकांश
ब्राह्मण और वैश्य लोग थे, यानी कि बनिया समाज था। इस संस्था में किसानों की भागीदारी न्यूनतम थी, ये बात इंपोर्टेंट है। तो किसानी जो फार्मर थे, किसान थे, जो अपने जो मिनिमम लेवल पर ये भागीदारी कर रहे थे, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। जो फार्मर्स हैं उनकी जो भागीदारी बहुत ही मिनिमल थी। गॉट माय पॉइंट। अब परीक्षा की दृष्टि से परीक्षा अवलोकन करते हैं, क्या इंपोर्टेंट है इसकी बात करेंगे परीक्षा अवलोकन पे। गॉट इट, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्या है। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई 1885 1885 में। वहीं बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? प्रोसा मेहता, केडी तेलंग ने। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1825 ईस्वी में। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का पूर्ववर्ती नाम था बॉम्बे एसोसिएशन, याद रखना। बम्बई एसोसिएशन की स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। बम्बई एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 26 अगस्त 1852 को, 1852 को। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई? 1870 ईस्वी में। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापकों में से एमजी रणदेवा, गणेश वासुदेव जोशी, ये उनके संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं दोस्तों। अब बात करेंगे मद्रास में राजनीतिक संस्थाएं। अब तक बात होती बंगाल की, अब बात करने वाले पर मद्रास की। वही मद्रास नेटिव एसोसिएशन दोस्तों, जो 1852 ईस्वी में एस्टेब्लिश हुई। कौन सी? मद्रास नेटिव एसोसिएशन, 1852 1852 में। कलकत्ता के ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की एक शाखा, कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की एक शाखा 26 फरवरी 1852 को गजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी के नेतृत्व में मद्रास में आयोजित की गई। इसके अध्यक्ष थे सीवी मुदलियार व सचिव थे पी रामानुजाचारी। ये बनाए गए थे दोस्तों। कौन अध्यक्ष कौन थे? सीवी मुदलियार व सचिव थे इसके पी रामानुजाचारी। 1852 1852 ईस्वी में जुलाई में इस शाखा का नाम मद्रास नेटिव एसोसिएशन रखा गया। इसने 1857 के विद्रोह की आलोचना की। यह सभा जन समर्थन प्राप्त करने में असफल रही। याद रखना, ये मद्रास नेटिव एसोसिएशन जो जन समर्थन था, लोगों का समर्थन था, वो प्राप्त करने में असफल रही। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मद्रास महाजन सभा, इंपोर्टेंट है। तो मद्रास महाजन सभा दोस्तों 1884 ईस्वी में एम वी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम व आनंद चार्लू ने मिलकर मद्रास महाजन सभा की स्थापना की। राघवाचारी को इस सभा का अध्यक्ष बनाया गया और आनंद चार्लू इसके सचिव बनाए गए। इसका प्रथम सम्मेलन 29 दिसंबर 1884। प्रथम सम्मेलन मद्रास महाजन सभा का प्रथम सम्मेलन क्या हुआ? 29 दिसंबर 1884 1884 ईस्वी को मद्रास में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में विधान परिषदों की सुधार, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण तथा जो किसान वर्ग की स्थिति, जो फार्मर्स वर्ग था, उसकी स्थिति पर विचार किया गया दोस्तों। ठीक है, ये थी मद्रास की संस्थाएं। अब बात करते हैं लंदन में राजनीतिक संस्थाएं। पहले बनी लंदन इंडिया सोसाइटी 1865 यानी कि 1865 में। 1865 में लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसमें प्रोत्साहन में था बदरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी एवं मनमोहन घोष आदि प्रमुख नेता शामिल थे। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य ब्रिटिश नीतियों तथा किसानों एवं साधारण जनमानस की शिकायतों को ब्रिटिश प्रेस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना था। वहीं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात करें 1866 में, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ही इसकी स्थापना की। कहां पर? लंदन में ही। गॉट इट। तो लंदन में ही इसकी स्थापना हुई। 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। इसका उद्देश्य संसद यानी कि पार्लियामेंट व जो ब्रिटिश जनता थी, याद रखना, ईस्ट इंडिया जो एसोसिएशन थी, ईस्ट थी इंडिया थी एसोसिएशन थी, उसका जो उद्देश्य था संसद जो उसकी पार्लियामेंट है ब्रिटिश की, और जो ब्रिटिश जनता है, ब्रिटिश के जो लोग हैं, उनको भारतीय विषयों के बारे में बताना था। 22 मई 1869 यानी कि 1869 को, 22 मई 1869 को बंबई में इसकी पहली शाखा स्थापित हुई। इसके अध्यक्ष थे जमशेद जी भाई एवं इसके सचिव थे फिरोज मेहता दोस्तों। कौन? जमशेद जी भाई एवं सचिव फिरोज मेहता चुने गए और इसके अध्यक्ष जमशेद जी चुने गए। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व ये एक ऐसी संस्था थी जिसने युवा वर्ग को भारत में स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए उत्साहित किया दोस्तों। समझ रहे आप? कौन सी? ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जिसने युवा वर्ग को बहुत ही ज्यादा उत्साहित किया था। अब प्रमुख राजनीतिक संस्थाओं की बात करेंगे। ये संस्थाएं हैं
ये उसकी स्थापना ईयर्स है, वर्ष, और ये संस्थापक है। ठीक है, चलिए पहली संस्था है जमींदारी एसोसिएशन। देखो जमींदारी एसोसिएशन मतलब लैंडलॉर्ड सोसाइटी। इसकी स्थापना हुई 1838 में। ठीक है, और किसने की? द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना हुई। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई 1843 में, 1843, और ये जॉर्ज थॉमसन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? जॉर्ज थॉमसन। उसके बाद ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इंडियन थी ये 1851 में। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में राधाकांत देव जी के द्वारा इसकी स्थापना हुई। राधाकांत देव जी ने इसकी स्थापना की थी। फिर हुआ इंडियन लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में, शिशिर कुमार घोष। ये याद रखना, देखो लिख लो इनको, पॉइंटेड कर लो दोस्तों एग्जाम्स के लिए। इंडियन लीग होगी, शिशिर कुमार घोष। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में। ये क्वेश्चन आया हुआ है, 24 में भी आया हुआ है, और इसमें से एक क्वेश्चन 25 में आया है। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 1876 में दोस्तों सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, इन सब ने मिलकर की। वहीं कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन की स्थापना 1875 ईस्वी में आनंद मोहन बोस ने की थी। वहीं बात करें बम्बई एसोसिएशन की दोस्तों, बम्बई एसोसिएशन की स्थापना 1852 में दादा भाई नौरोजी ने की। और पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे और गणेश वासुदेव जोशी जी ने मिलकर की थी। नेक्स्ट बात करेंगे बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना। तो जो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है उसकी स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंग के द्वारा हुई। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 गजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी के द्वारा, याद रखना। नेक्स्ट है मद्रास महाजन सभा 1884 1884 एम वी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चालू के द्वारा। लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1865 से 66 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इंडियन नेशनल यूनियन, इसकी स्थापना 1884 में ए ओ ह्यूम के द्वारा। वहीं लंदन इंडियन कमेटी, इंपोर्टेंट है, लंदन इंडियन कमेटी 1862 में पुरुषोत्तम मधुलियार के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, लंदन इंडियन कमेटी की। गॉट माय पॉइंट। अब बात करेंगे दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन इंपोर्टेंट चैप्टर है आपका, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, उसका प्रथम चरण और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1885 से 1905 तक। यहाँ से कई क्वेश्चन इस बार आए हुए हैं, आप जाकर एग्जाम्स के जो प्रीवियस ईयर है वहां देख सकते हो। तो जो स्वतंत्रता आंदोलन है, जो फ्रीडम मूवमेंट है, उसके प्रथम चरण की भूमिका चर्चा करेंगे डिटेल्स में। बने रहिए, लगातार देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाइए। दोस्तों खुद करगा, कहते ना कि हो भला खुद भला, कैसे कहते हैं उसको मुझे याद नहीं आ रहा है, कर भला तो हो भला। तो इस तरीके से इस बात पर बिलीव रखिए। चलिए बात करते हैं स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम चरण, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का चरण, वहां से लेकर 1905 तक। नॉट इट। चलिए बात करेंगे भूमिका की। 19वीं शताब्दी के अंत तक दोस्तों, 19वीं शताब्दी के अंत तक भारत में विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच हलचल शुरू हो गई। जो सोशल वर्ग था उसके बीच में एक हलचल और एक खानाफूसी शुरू हो चुकी थी। भारत में विभिन्न पेशेवर समूह का उद्भव हो चुका था, जैसे वकील बन चुके थे लोग, शिक्षक, पत्रकार, पूंजीपति, व्यापारी आदि इस वर्ग ने घर कर लिया और ये विकास हो चुका था इस वर्ग का, धीमे धीमे स्लोली इसका डेवलपमेंट हुआ। इन सामाजिक वर्गों में धीरे धीरे राष्ट्रता की भावना का विकास होने लगा। इसके पीछे ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों की प्रमुख भूमिका थी। अंग्रेजों द्वारा भारत का आर्थिक शोषण भारतीयों में राष्ट्रता की भावना की उत्पत्ति का प्रमुख कारण माना जाता है। आधुनिक शिक्षा के माध्यम से समाज में कुछ बुद्धिजीवी वर्ग का उदय हुआ, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। तीव्र यातायात व संचार साधनों के विकास से आवागमन तेज हुआ, जिससे राष्ट्रीय भावना को मजबूती मिली। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित भारत दुर्दशा जैसी राष्ट्रता की भावना ऑलरेडी जो हरिश्चंद्र है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनके द्वारा भारत दुर्दशा जैसी राष्ट्रता की भावना वाले साहित्य का प्रभाव भी राष्ट्रीय आंदोलन पर पड़ चुका था। आधुनिक समाचार पत्रों के विकास से भारतीय बुद्धिजीवियों ने समाचार पत्रों के माध्यम से अपने विचारों को जनमानस तक पहुंचाया। वहीं समाज के बुद्धिजीवी वर्गों द्वारा सामाजिक एवं धार्मिक परंपराओं एवं कुरीतियों पर प्रहार किया। इससे बौद्धिक पुनर्जागरण को प्रोत्साहन मिल चुका था दोस्तों।
ब्रिटिश ने सेना, उद्योग, सरकारी नौकरियां एवं भारतीयों के साथ भेदभावपूर्ण नीतियां अपनाई। इससे भारतीयों में राष्ट्रता की भावना का विकास हुआ। जो ब्रिटिश थे उन्होंने सेना, उद्योग हुआ, इंडस्ट्री या सरकारी नौकरियों में बहुत ही ज्यादा पक्षपातपूर्ण, भेदभावपूर्ण पॉलिसी अपनाई। इससे भारतीयों में क्या किया, एक राष्ट्र की भावना, एक अपनेपन की भावना का डेवलपमेंट हो गया। ये हमेशा होता है और आज भी होता रहेगा। जैसे आप इस तरीके से काम करेंगे उसी तरीके से जनता रिएक्ट करेगी। चलिए, भारत में राष्ट्रवाद के संदर्भ में अगर बात करें तो उपनिवेशवादी जो थे, उपनिवेशवादी परिप्रेक्ष्य को एक परिपक्व देखा जाए तो 19वीं सदी में मिली थी दोस्तों। राष्ट्रवाद के संदर्भ में उपनिवेशवादी परिप्रेक्ष्य को एक परिपक्व रूप 19वीं सदी में मिला, मतलब वो मैच्योर हुआ तो 19वीं सदी में आगे हुआ, कहना ये चाह रहे हैं। इसकी शुरुआत जेम्स मिल से मानी जाती है। किससे? जो जेम्स मिल थे उनसे इसकी शुरुआत मानी जाती है। जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, याद रखना द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया एक पुस्तक है जेम्स मिल की, उसमें उन्होंने लिखा है, उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को रेखांकित किया है, लिखा ही नहीं है, भारतीय राष्ट्रवाद को, इंडियन जो नेशनलिज्म है उसको उन्होंने रेखांकित किया है अपनी पुस्तक द ब्रिटिश ऑफ इंडिया में, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में। गॉट माय पॉइंट। अब भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कराते हैं 1885 में। भारत में राष्ट्रता यानी कि नेशनलिज्म की भावना के विकास के क्रम में क्षेत्रीय स्तर पर अनेक संगठनों की स्थापना होने लगी। उदाहरण के लिए बात करें, जैसे मैं बताया ऊपर भी, 1852 1852 में मद्रास नेटिव सोसाइटी, 1870 में पूना सार्वजनिक सभा। ये मेंस में भी लिख सकते हो, क्योंकि ये मेंस में जब लिखने को आए कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना से पूर्व कौन कौन सी संस्थाएं थी जिन्होंने इस कड़ी में, इस सीरीज में काम किया, तो ये मद्रास नेटिव हो गई। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा। वहीं 1870 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के काल में सिविल सेवा परीक्षा में अभ्यर्थियों की आयु सीमा कम किए जाने वाला तथा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो देसी समाचार पत्र है, मतलब जो वर्नाकुलर लैंग्वेज में लाया जाता था, उस पर कंट्रोल करना, उनके आने से विरोध शुरू हो गया था। पर 1883 1883 में लॉर्ड रिपिन बहुत ही लिबरल आदमी थे, इनके काल में एल्बर्ट बिल के विरुद्ध एक श्वेत आंदोलन छिड़ गया। क्वेश्चन यहाँ अराइज हो गया एक बहुत अच्छा वाला, कौन सा? ये श्वेत आंदोलन, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो 1883 में लॉर्ड रिपिन आए, उनके काल में एल्बर्ट बिल आया, उनके विरुद्ध, इसके विरुद्ध में एक श्वेत आंदोलन की व्हाइट मूवमेंट शुरू हुआ। तो श्वेत आंदोलन किसके काल में? एल्बर्ट बिल आने के काल में नहीं, लॉर्ड रिपिन के काल में। लॉर्ड रिपिन के काल में श्वेत आंदोलन छिड़ गया था। उपरोक्त सभी घटनाओं के कारण राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं ने एक अखिल भारतीय संगठन बनाने की योजना तैयार की, लेकिन इस विचार को एक ठोस एवं अंतिम रूप देने का श्रेय एक रिटायर्ड अंग्रेज सिविल सर्वेंट थे, नाम था A.O. ह्यूम, उनको जाता है। उन्होंने प्रमुख भारतीय नेताओं के सहयोग से, बहुत सारे भारतीय नेताओं के सहयोग से दोस्तों, 28 दिसंबर 1885, डेट याद रखना, 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना की। इसकी पहली बैठक बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई। याद रखना, ये क्वेश्चन RO में आया हुआ है 25 में। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में पहली बैठक बंबई में, और इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, यानी कि 72 प्रतिनिधि इसमें पार्टिसिपेट किए। इस संस्था के निम्नलिखित लक्ष्य घोषित किए गए। कौन कौन से लक्ष्य हैं? ये लक्ष्य भी देख लो, कई बार पूछ सकते हैं। लक्ष्य थे इस संस्था के दोस्तों, क्या है? भारतीय कार्यकर्ताओं के मध्य, जो भारतीय कार्यकर्ता हैं उनके मध्य में मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना, भारतीयों में राष्ट्रता की भावना को विकसित करना, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को एक सामूहिक मंच प्रदान करना, और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना के समय वायसरॉय डफरिन, भारत सचिव लॉर्ड रैडोल्फ चर्चिल, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन थे दोस्तों। याद रखना, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय वायसरॉय थे डफरिन, सचिव थे लॉर्ड, ये आ सकता है क्वेश्चन, लॉर्ड रैंडोल्फ, और हाँ लॉर्ड रैंडोल्फ चर्चिल, तथा ब्रिटेन के PM यानी कि प्रधानमंत्री थे ग्लैडस्टोन। याद रखना, ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है। प्रधानमंत्री कौन थे? ग्लैडस्टोन। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में यह तय कर लिया गया कि दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में ही होगा। कलकत्ता में दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी को सौंप दी गई, जो हमारे ओल्ड ग्रैंडमैन ऑफ इंडिया थे। इसी अधिवेशन में नेशनल कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय किया, यानी कि एक संस्था थी नेशनल कांग्रेस, और उस कांग्रेस का विलय राष्ट्र कांग्रेस में 1886 में कलकत्ता वाले अधिवेशन में कर दिया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया गया।
समझ रहे आप, ये सारी चीजें हुई थी। कुछ परीक्षा की जैसे से देखिए, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना की थी एओ ह्यूम ने, और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ बंबई में। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या थी 72, और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का 1885 में महासचिव थे एओ ह्यूम। महासचिव कौन थे? एओ ह्यूम महासचिव के पद पर कार्यरत थे। गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं क्या है, कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की बात करेंगे दोस्तों। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन की अध्यक्ष था सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। ये पहले मुस्लिम भी थे, पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन आया, फर्स्ट मुस्लिम सैयद बदरुद्दीन तैयब जी तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की। यह कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। इसी अधिवेशन में कार्य संचालन के लिए विषय निर्धारणी समिति का गठन किया गया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कार्य संचालन के लिए विषय निर्धारणी समिति का गठन इस तीसरे अधिवेशन में किया गया था। इस अधिवेशन में दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए। तो कौन कौन से थे ये महत्वपूर्ण प्रस्ताव, इसकी बात करेंगे। गॉट इट। और यह अधिवेशन दोस्तों 1887 ईस्वी में 1887, एक मिनट है, यही तो प्रॉब्लम है। 1887 ईस्वी में कहाँ हुआ? मद्रास में। वर्तमान जो चेन्नई है वहां पर हुआ था तीसरा अधिवेशन 1887 में। तमिलनाडु के मद्रास यानी कि जो चेन्नई है वर्तमान में, वहां पर हुआ था मद्रास में। उसी में दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए। ठीक है, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी राव साहेब मुक्कमचिर इस अधिवेशन में तमिल में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति थे। ये भी बात समझो, कौन थे? जो सेनानी राव साहेब मुक्कनचारी जो थे, उन्होंने पहली बार तमिल भाषा में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति थे इसी वाले अधिवेशन में जो मद्रास में हुआ। गॉट माय पॉइंट। चलिए आगे बात करेंगे। अब इसमें कौन कौन से दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे? नंबर एक था आर्म्स एक्ट के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया। तीसरे अधिवेशन में आर्म्स जो एक्ट था उसके खिलाफ प्रस्ताव। असम कुली एक्ट के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया। जो असम में कुली एक्ट था उसके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया। 1880 ईस्वी में कांग्रेस का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। यह गलत है, 1888 है। 1888 ईस्वी में कांग्रेस का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। 1888 है, 80 नहीं है। इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की। कौन? जॉर्ज यूले ने। डफरिन ने कांग्रेस की आलोचना की। जो डफरिन थे उस समय वायसराय, उन्होंने कांग्रेस की बखूबी आलोचना की और उन्होंने ये कहा कि भाई ये सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की प्रवक्ता है, ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है। ये बात कही थी सर डफरिन ने। सर सैयद अहमद खान एवं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने इलाहाबाद में होने वाले सम्मेलन का विरोध किया। ये भी पूछा जा सकता है। तो इलाहाबाद में होने वाले सम्मेलन का विरोध किसने किया? सर सैयद अहमद खान एवं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। गॉट इट। नेक्स्ट बात करेंगे। तो जॉर्ज यूले दोस्तों, जॉर्ज यूले जो है, जॉर्ज यूले ने अपने भाषण में कहा कि हम सबसे पहले भारतीय हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में है। जुलाई 1889 में लंदन में इंडियन नेशनल कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी की स्थापना की गई। याद रखना, 1889 में लंदन में इंडियन नेशनल कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी की स्थापना की गई। इस कमेटी ने इंग्लैंड में कांग्रेस के प्रचार के लिए इंडिया नामक पत्र निकाला। समझ रहे हैं? कहा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे ह्यूम का प्रमुख उद्देश्य शिक्षित भारतीयों में बढ़ रहे असंतोष को सुरक्षित निकासी के लिए सेफ्टी वॉल बनाना था। मतलब वो चाहते थे एक सेफ्टी वॉल बने, जो शिक्षित हैं, जो एजुकेट इंडियंस हैं, उनमें जो बढ़ रहा असंतोष है, इंटॉलरेंस को सुरक्षित निकासी के लिए एक सेफ्टी वॉल बनाना था। मगर यह सेफ्टी वॉल का सिद्धांत सच्चाई का एक छोटा अंश है और यह पूरा अपर्याप्त तथा भ्रामक है। राष्ट्र कांग्रेस सबसे बढ़कर चेतना प्राप्त भारतीयों की इस आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करती थी कि उनकी आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के लिए कार्यरत एक राष्ट्रीय संगठन बनाया जाए। सेफ्टी वॉल का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में दिया। ये उनका समाचार पत्र था, एक यंग इंडिया। इस सेफ्टी वॉल का सिद्धांत तो लाला लाजपत राय जी ने यंग इंडिया में दिया था। उन्होंने इस लेख में कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज, यानी कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज या डफरिन के दिमाग बच्चा कहा था। किसने? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इस लेख में कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज या डफरिन के दिमाग का बच्चा कहा था कांग्रेस को। दोस्तों किसने? ये लाला लाजपत राय जी ने। पॉइंट। इस तरह आप देख सकते हो 1885 ईस्वी में राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना के साथ छोटे पैमाने पर लेकिन संगठित यानी कि ऑर्गेनाइज रूप में विदेशी शासन से मुक्ति का संघर्ष आरंभ हो चुका था।
समझ रहे हैं आप एक छोटे लेवल पे ही सही, लेकिन विदेशों से मुक्ति के लिए ये आज भी चल रही है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आप देख सकते हो। उस समय शुरू हो चुका था एक संघर्ष। आरंभ से ही कांग्रेस ने एक पार्टी नहीं बल्कि एक आंदोलन का काम किया, यानी कि वो एक पार्टी नहीं थी, एक ऐसे मूवमेंट आंदोलन की तरह काम कर रही थी। 1886 ईस्वी में कांग्रेस की लगभग 436 से 440 प्रतिनिधि विभिन्न स्थानीय संगठनों तथा समूह द्वारा चुने गए। इसके बाद कांग्रेस हर वर्ष दिसंबर में और हर बार देश के नए भाग में अपने अधिवेशन करती रही। 1890 ईस्वी में 1890 में कलकत्ता अधिवेशन में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक, याद रखना कलकत्ता यूनिवर्सिटी की पहली महिला विमेन्स स्नातक थी, ग्रेजुएट थी, कादम्बरी गांगुली ने भी भाग लिया तथा कांग्रेस को संबोधित किया। यह इस बात का सूचक था कि भारतीय नारी की अतीत में जो उपलब्धियां थी वह बीच में लुप्त हो जाने के बाद एक बार पुनः उजागर होने लगी थी दोस्तों। गॉट इट। अब बात करेंगे इसी उदारवादी चरण का, इस लिबरल चरण का जो कांग्रेस के बाद उपजा या पनपा दोस्तों। आरंभिक राष्ट्रवादी नेताओं में प्रमुख थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले जी, महादेव गोविंद रानडे, मदन मोहन मालवीय जी, ठोसा मेहता, श्रीनाथ बनर्जी, राजबिहारी घोष, पीआर नायडू, आनंद चार्लू, दिनसा वाचा आदि ये प्रमुख आरंभिक राष्ट्रवादी नेताओं में से थे। कांग्रेस की स्थापना के आरंभ के वर्षों में राष्ट्रवादी नेताओं ने देश की राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए सीधी लड़ाई लड़ना व्यवहारिक नहीं समझा, अर्थात उदार नीतियों का पालन किया। इसलिए इस काल को उदारवादी राष्ट्र का काल माना जाता है, उदारवादी राष्ट्रीयता का काल माना जाता है। नीतियां एवं क्रियाकलाप की बात करें, राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत करना, संवैधानिक तरीकों को पालन करना या उदारवादी नेताओं की अंग्रेजों की न्यायप्रीतिया को पालन करना इसमें सम्मिलित था दोस्तों। गॉट इट। हाँ ये थोड़ा एक मिनट। उदारवादी नेताओं की अंग्रेजों की न्यायप्रीतिया में पूर्ण निष्ठा थी। क्या थी? अंग्रेजों में पूरी तरीके से वो निष्ठावान थे, वे अंग्रेजों को अपना मित्र मानते थे। बड़ी संख्या में भारतीय जनता को राष्ट्रवादी राजनीति की धारा में लाना, भारतीय जनता को राजनीतिक रूप से शिक्षित करना, राजनीतिक प्रश्नों पर जनता की रुचि विकसित करना, देश में जनमत का संगठन करना और राजनीतिक चेतना प्राप्त भारतीयों तथा राजनीतिक कार्यकर्ताओं और नेताओं में राष्ट्रीय एकता पैदा करना। आरंभिक राष्ट्रवादी नेताओं ने अपनी मांग बनवाने के लिए प्रार्थना पत्र, प्रतिवेदन, स्मरण पत्र आदि का सहारा लेते थे। इसी कारण उग्रपंथी नेताओं ने इसे राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दे दी। जो उग्रपंथी थे, थोड़े गुस्से वाले थे, उन्होंने इस संस्था को राजनीतिक भिक्षावृत्ति यानी कि पॉलिटिकल बैगिंग की संज्ञा दे दी थी। समझ रहे हैं आप। उदारवादी संवैधानिक सुधारों में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि देश के राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे सुधार लाने की आवश्यकता है। इस क्षण में कांग्रेस की मांगें बहुत साधारण थी, जैसे केंद्र और प्रांतों में विधान परिषदों का विस्तार किया जाए, भारत सचिव की इंडिया काउंसिल को समाप्त किया जाए और जो समझ रहे हैं उच्च सरकारी पदों पर भारतीयों को शामिल किया जाना चाहिए तथा सिविल सेवा की प्रतियोगिता परीक्षा भारत में भी आयोजित की जानी चाहिए जो लंदन में होती थी। सबसे पहले बताइए कमेंट बॉक्स में कि कहां पर जो है सिविल सेवा की परीक्षा इंडिया में होती है। तो ये इलाहाबाद में होती, मैं ही बता देता हूँ। चलो परीक्षा की दृष्टि से देखिए आप, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी जो नरम थे, नरम लिबरल थे। राजवाम मध्य आंदोलन, अधिकतर नरमपंथी नेता थे, शहरी क्षेत्रों से, अर्बन एरिया से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर उन्होंने क्या एलिगेशन लगाया? किसने? बाल गंगाधर तिलक साहब ने प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था, बाल गंगाधर तिलक जी ने। वर्ष 1904 में या 1904 से लगातार भारत को स्वशासन, सेल्फ रूल देने पर बल दिया, ये दिया था दादा भाई नौरोजी ने। गॉट माय पॉइंट। अब बात करेंगे भाइयों आरंभिक राष्ट्रवादियों की मांगे। जो आरंभिक नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी थे, उनकी मांगे क्या थी? आरंभिक राष्ट्रवादियों का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्य था साम्राज्यवाद की अर्थशास्त्रीय आलोचना करना, क्योंकि इकोनॉमिक ड्रेन बहुत बड़े लेवल पर कर रहे थे ये ब्रिटिश। इसलिए जो साम्राज्यवादी थे, जो पॉलिटिकल कार्य कर रहे थे, उन्होंने इकोनॉमिकली इंडिया को बताया कि भाई आप बुरी तरीके से इंडिया को फंसा रहे हो, कर्ज में डुबा रहे हो, क्योंकि आपकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो बहुत ही बदतर है। उन्होंने अच्छी तरह समझा कि ब्रिटेन के आर्थिक साम्राज्यवाद का मूल तत्व भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के अधीन बनाना था। वो चाहते थे कि ब्रिटिश इकोनॉमी के अंडर में इंडियन इकोनॉमी आ जाए, और आ चुकी थी पूरी तरीके से। इस कारण आरंभिक राष्ट्रवादियों ने
सरकार द्वारा लिए गए भू राजस्व जो लैंड रेवेन्यू था उसमें बढ़ोतरी के खिलाफ, क्योंकि वो बार बार लैंड रेवेन्यू को एक्सीड करते थे, इंक्रीज करते थे, बढ़ाते थे, उसके खिलाफ आंदोलन चलाया। सरकार द्वारा उठाए जाने वाले प्रशासनिक कदमों की निंदा की और इसके खिलाफ आवाज उठाई। वहीं दादा भाई नौरोजी ने 1881 ईस्वी में ही कहा था कि ब्रिटिश शासन एक स्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है, जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है। उदारवादियों ने सरकारी कार्यक्रमों व पुलिस द्वारा जनसाधारण के व्यवहार का विरोध किया। इनकी एक महत्वपूर्ण मांग यह थी कि न्यायपालिका जो जुडिशरी है उसको कार्यपालिका से यानी कि जो इस समय एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से पृथक कर दिया जाए, सेपरेट कर दिया जाए। ये इनकी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण मांगों में से एक थी। उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा सामाजिक समानता के सिद्धांतों का व्यवहार में लाने की अपील की। राष्ट्रवादियों की शिकायत थी कि भारत का धन इंग्लैंड ले जाया जा रहा है और उन्होंने मांग की कि इस दोहन को जो ड्रेन थ्योरी है इसको रोका जाए। वहीं दादा भाई नौरोजी तथा आरसी दत्त ने इसकी घोर आलोचना की, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। उन्होंने मांग की कि किसानों पर करों का बोझ कम किया जाना चाहिए, मजदूरों की स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए, भारी फौजी खर्चों को घटाया जाए, जो सैनिक हैं उनको रखने की जो चर्चा थी उसको घटाया जाए। वहीं 1885 से लेकर 1892 1892 ईस्वी तक उदारवादियों ने जो लिबरल्स थे उन्होंने विधान परिषदों की जो विधान परिषद थी, जो लेजिस्लेटिव थी, विधान परिषदों के प्रसार और सुधार की मांग को उठाया और उनके इसी आंदोलन के चलते ब्रिटिश सरकार को 1892 1892 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम पास करना पड़ा। लेकिन उदारवादी इस अधिनियम से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि अंग्रेज अपने हिसाब से क्या है अधिनियम या जो भी लॉ बनाते थे अपने हिसाब से बनाते थे। उदारवादियों ने प्रशासनिक सुधार की मांग की और उनका कहना था कि प्रशासकीय सेवाओं के उच्चतर पदों का भारतीयकरण हो, प्रशासनिक समानता का पालन किया जाए, समान वेतन व भत्ते भारतीयों को दिए जाएं, पुलिस और नौकरशाही के मनमाने अत्याचार से जनता को सुरक्षा दी जाए। उन्होंने कानून व्यवस्था में होने वाली देरी और खर्चीली न्यायिक व्यवस्था की निंदा भी की। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि सरकार कल्याणकारी योजनाओं की ओर ध्यान दे, यानी कि सरकार लोगों के वेलफेयर के लिए योजनाएं बनाए। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा की सुविधाएं बढ़ाने की मांग की थी। उन्होंने मांग की कि किसानों को सूदखोरों यानी कि जमींदारों से कर्ज के चुंगल से बचाने के लिए कृषि बैंक की स्थापना की जाए। उन्होंने सार्वजनिक सुविधाओं जैसे स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ, सिंचाई, इरिगेशन आदि को व्यवस्थित ढंग से चलाने की भी मांग की थी। ये मांग कर रहे थे जो उदारवादी थे। उदारवादियों की सीमाओं पर चर्चा करते, जो लिबरल्स थे उनकी सीमाएं क्या थी। अधिकांश उदारवादी नेता उच्च मध्यम वर्ग से संबंधित थे, उच्च मध्यम वर्ग से रिलेटेड थे तथा वे अपने पैसे में जो अपना उनका पेशा था, मतलब उनका जो प्रोफेशन था उसमें सफल व्यक्ति थे। इसलिए वे राजनीति के लिए बहुत कम समय निकाल पाते थे, क्योंकि कोई बहुत बड़ा वकील है, कोई बहुत बड़ा मतलब बिजनेसमैन है, इस तरीके से है, ठीक है। तो वो अपनी पॉलिटिकल जो एंगल था उस राजनीति के लिए बहुत कम टाइम दे पाते थे। इनमें से अधिकांश नेता अंग्रेजी भावी थे, यानी कि जो अंग्रेजों को अच्छा अपना दोस्त भी मानते थे, अंग्रेजों की तरफ तरफदारी करते थे, मतलब उनके जो भाव थे, इमोशंस थे, वो इंग्लिश थे, अंग्रेजी थे। इसलिए जनमानस से इनका सीधा संपर्क यानी कि डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि लोग जो है जनता है पूरी तरीके से समझ नहीं पा रही थी। ये प्रार्थना, प्रेयर, प्रतिवेदन एवं स्मरण पत्र की राजनीति में विश्वास करते थे। इन्हें जनता की शक्ति अथवा जन आंदोलन में विश्वास नहीं था। उदारवादी अंग्रेजों की न्याय प्रक्रिया में विश्वास रखते थे और उनके शासन को अच्छा या भारत के लिए अच्छा मानते थे, हितकर मानते थे। वे भूल गए थे कि अंग्रेज अपने राष्ट्र हितों को ही प्राथमिकता देते हैं, यानी कि अंग्रेज अपने जो उनके नेशनल हित हैं उन्हीं को प्रायोरिटी रखते हैं या प्राइमरी बेस पर प्राथमिकता देते हैं और प्रायोरिटी रखते हैं। अब उदारवादियों का इंग्लैंड में प्रचार, इसकी भी चर्चा करेंगे क्या है। चलिए यहाँ ये वाला करते हैं। आरंभिक राष्ट्रवादी नेताओं का मानना था, जो आरंभिक स्टार्टिंग में थे, कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का इंग्लैंड से अधिक प्रचार किया जा सकता है। वो चाहते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस का इंग्लैंड से अधिक प्रचार किया जा सकता है। तो 1887 ईस्वी में इंग्लैंड में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई ने की। कब? 1887 में इंग्लैंड में दादा भाई नौरोजी, जो पारसी थे दोस्तों और ओल्ड ग्रैंडमैन ऑफ इंडिया थे, भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई जी ने की। याद रखना 1888 ईस्वी में भारतीय सुधार समिति,
दादाभाई नौरोजी। 1888 यानी 1888 ईस्वी में इंडियन एजेंसी की स्थापना भी नौरोजी ने की। वहीं 1889 ईस्वी में कांग्रेस की ब्रिटिश समिति बनी जिसने इंडियन नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया और भारतीय पक्ष को ब्रिटिश के समक्ष रखने के लिए प्रमुख भारतीयों के दल ब्रिटेन भेजे गए। दादाभाई नौरोजी ने अपना अधिकांश जीवन इंग्लैंड में रहकर भारतीयों की मांगों के प्रचार प्रसार करने में लगा दिया। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बंगाल विभाजन, जो बहुत ही खतरनाक था, बहुत ही खतरनाक साबित हुआ। 1905 1905 का मामला है। गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन का काल था 1899 से 1905 में। भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवादी का उच्चतम बिंदु था। इस समय बंगाल भारतीय राष्ट्र कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्र चेतना का केंद्र बिंदु था और ब्रिटिश इसकी विकसित हो रही राष्ट्र चेतना पर प्रहार करके इसे कमजोर बनाना चाह रहे थे, क्योंकि ब्रिटिश समझ के चुके थे कि राष्ट्रवादी भावनाएं बहुत ही प्रजोर तरीके से काम कर रहे हैं। उनका उद्देश्य बंगाल को दो प्रशासनिक हिस्सों में बांटकर मूल बंगाल में बंगालियों की संख्या को कम करके और उन्हें अल्पसंख्यक बनाना था, यानी कि उन्हें माइनॉरिटी में बना देना था। अर्थात इस विभाजन की योजना में एक और विभाजन अंतर्निहित था, धार्मिक आधार पर और विभाजन करना। दोस्तों, धार्मिक आधार पर रिलीजियस बेस पर विभाजन करना भी इस योजना का एक पार्ट था। दिसंबर 1903 ईस्वी में दिसंबर 1903 में बंगाल विभाजन के प्रस्ताव की जानकारी सामने आई। इस खबर के फैलते ही बंगाल तथा अन्य जगहों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। दोस्तों, बंगाल के नेताओं जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र आदि ने बंगाली हितवादी, याद रखना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और के मिश्रा, के मित्रा है, ये मिश्र नहीं, कृष्ण कुमार मित्र आदि ने बंगाली हितवादी व संजीवनी, समझ रहे हैं, बंगाली हितवादी एवं संजीवनी ऐसे समाचार पत्रों के माध्यम से क्या किया, बताते हैं, इस विभाजन के प्रस्ताव की आलोचना की। समझ रहे हैं, इस विभाजन के प्रस्ताव की आलोचना की। 20 जुलाई 1905 ईस्वी को कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की। 20 जुलाई 1905 को, उस समय कौन था वायसराय? कर्जन। उसने बंगाल विभाजन की घोषणा की और बंगाल विभाजन का प्रमुख कारण प्रशासनिक असुविधा बताया। उन्होंने कहा कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, इसलिए हम बंगाल को विभाजित करना चाहते हैं। बेवकूफ बनाने की पूरी पुरजोर कोशिश की। वहीं 7 अगस्त 1905 ईस्वी को, ये डेट याद रखना, ये डेट दोनों याद रखना, 20 जुलाई 1905 को कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा, डिक्लेरेशन कर दी और कारण बताया कि प्रशासनिक असुविधा हो रही है। उसी के जस्ट बाद अगर बात करें तो 17 दिन बाद 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में इस विभाजन प्रस्ताव से संबंधित विचार विमर्श के लिए बैठक हुई। इस बैठक में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन, समझ रहे आप क्या था, स्वदेशी मूवमेंट तथा बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में। उसके बाद 2 महीने के बाद की बात करें, अप्रोक्स 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा के साथ ही विभाजन प्रभावी इफेक्टिव हो गया। विभाजन के बाद, याद रखना ये वाला पॉइंट भी, विभाजन के बाद बंगाल और जो पूर्वी बंगाल था, ईस्टर्न बंगाल एवं पश्चिमी बंगाल, दो भागों में बट गया। यानी कि पूर्वी बंगाल ये ऐसे करके ये पूर्वी बंगाल और ये पश्चिमी बंगाल में बट गया। पूर्वी बंगाल में आने लगे असम, पूर्वी बंगाल के कुछ जिले राजशाही, चटगांव, समझे, राजशाही होगा चटगांव एवं दाला सम्मिलित थे। वहीं पश्चिम बंगाल में जो वेस्ट वाला था उसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा शामिल थे। यानी कि पश्चिम वाले में ये पूछा सकता है कि पूर्वी बंगाल में बिहार, उड़ीसा शामिल थे, कंफ्यूजन करने के लिए नहीं, लेकिन पश्चिमी बंगाल वाले में पश्चिम बंगाल शामिल था, बिहार और उड़ीसा शामिल थे, और पूर्वी बंगाल में जो पूर्वी बंगाल था इधर आसाम शामिल था। इस दिन को दोस्तों पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया तथा आनंद मोहन बोस एवं सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 2 विशाल जनसभाओं को संबोधित किया। इस दिन बंगालियों ने रक्षाबंधन का त्योहार मनाकर हिंदू मुस्लिम यूनिटी एवं राष्ट्रता की भावना को प्रदर्शित किया। समझ रहे आप, यह पूरी तरीके से पूरी पृष्ठभूमि थी स्वदेशी आंदोलन की, या फिर ये जो इन्होंने प्रस्ताव लाया। दोस्तों, अब बात करेंगे स्वदेशी आंदोलन की। क्या है स्वदेशी आंदोलन? भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप शुरू हुई। दोस्तों, यह कांग्रेस के नेतृत्व में पहला आंदोलन था। इस आंदोलन ने पहली बार भारत के राजनीतिक क्षेत्र के साथ ही कला, साहित्य, संगीत, विज्ञान, उद्योग व अन्य क्षेत्रों को प्रभावित किया। पहली बार इस आंदोलन के साथ कांग्रेस ने प्रतिवेदन की राजनीति को छोड़कर
जो प्रतिवेदन देते थे, यानी कि जो प्रेयर और पिटीशन वगैरह की राजनीति करते थे, उसको छोड़कर आंदोलन की राजनीति की ओर बढ़ गए, क्योंकि आंदोलन की जो राजनीति उसकी ओर बढ़ गए। इस आंदोलन का आरंभ तो बंगाल से हुआ, लेकिन देखते देखते इसका प्रसार भारत के अन्य क्षेत्रों में हो गया तथा पंजाब में अजीत सिंह व लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक साहब के नेतृत्व में, और संयुक्त प्रांत जो आज का उत्तर प्रदेश है उसमें मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में तथा मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई और सुब्रमण्यम शिवा के नेतृत्व में ये आंदोलन भरपूर कर गया दोस्तों। स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी माल, जो फॉरेन गुड्स एंड सर्विस या गुड्स थे, जो माल थे, जो सामान था, विदेशी माल के बहिष्कार को सर्वाधिक सफलता मिली। इस आंदोलन के दौरान एक महत्वपूर्ण स्वयंसेवी संगठन था जो बारीसाल का स्वदेश बांधव समिति दोस्तों, कहाँ की? बारीसाल पश्चिम बंगाल में है, वहां की स्वदेश बांधव समिति थी। इसके अध्यापक थे अश्वनी कुमार दत्त। उन्होंने यहाँ के बहुसंख्यक मुसलमान किसानों को, जो बहुत बहुसंख्यक मुसलमान थे, उन किसानों को आंदोलन के लिए प्रेरित किया। सांस्कृतिक क्षेत्र में इस आंदोलन के दौरान काफी परिवर्तन देखने को मिले। राष्ट्रवादी, काव्य, गद्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में जो राष्ट्रवादी थे वो काव्य, गद्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई दोस्तों। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस समय आमार सोनार बंगला नामक गीत लिखा, जिसे जुलूस में जनता ने नारा लगाया और बाद में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद 1971 के बाद बांग्लादेश की राष्ट्रगीत बन गया। किसका? बांग्लादेश का। वहीं रजनीकांत सेन एवं मुकुंद दास ने कई देशभक्ति गीतों की रचना की, इंपोर्टेंट था। वहीं कला के क्षेत्र में बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत माता की चित्रकारी करके राष्ट्र को एक मानवीय आकार दिया। उन्होंने स्वदेशी कलाओं तथा अजंता की चित्रकला को अपना प्रेरणा स्रोत बनाया दोस्तों। ठीक है, ये सारी चीजें देखने को मिली। अब बात करते हैं, कुछ ऊपर छूट गया था जो वन लाइन क्वेश्चन फॉर्मेट में था, ये वाली बात करेंगे परीक्षा की दृष्टि से, इस पर हम भरपूर चर्चा करते हैं परीक्षा अवलोकन में। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ हुआ 7 अगस्त 1905 को। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस आंदोलन के बाद शुरू हुई? बंग भंग विरोधी आंदोलन के बाद। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था, उस समय था लॉर्ड कर्जन। ठीक है, कौन था? लॉर्ड कर्जन। बात करते हैं नेक्स्ट, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था सर एंड्रयूज फ्रेजर। ये इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। कौन? सर एंड्रयू फ्रेजर। बंगाल का विभाजन कब किया गया? 16 अक्टूबर 1905, डेट याद रखना। बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं को बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? इंपोर्टेंट है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, कृष्ण कुमार मित्र ने। यानी कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया कृष्ण कुमार मित्र ने। वहीं ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का और राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया 1905 में। जो ब्रिटिश की वस्तु हैं उनको बहिष्कार को राष्ट्रनीति के रूप में कब अपनाया गया? 1905 में अपनाया गया। गॉट माय पॉइंट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है अब कुछ और ये परीक्षा की दृष्टि से, इसके बात करते हैं बंगाल विभाजन से रिलेटेड। बंगाल का विभाजन मुख्यतः लिया गया दोस्तों, कहां से मुख्यतः लिया गया था? बंगाल में राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों के द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम थे बॉयकॉट, स्वदेशी या राष्ट्रीय शिक्षा, ये इसके कार्यक्रम थे। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन के दौरान दोस्तों। बंगाल विभाजन के पश्चात पुनः बंगाल का एकीकरण कब हुआ? वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार में से पुनः एकीकरण कर दिया गया। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था चिदम्बरम पिल्लई ने। तो मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्लई कर रहे थे। गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया, दिल्ली में याद रखना सैयद हैदर रजा ने। पंजाब में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व करते लाला लाजपत राय। अमार सोना बांग्ला की रचना कब की? स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने की दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। आर्थिक क्षेत्र में देशी उद्योगों, हस्तशिल्प उद्योगों, कपड़ा मिलों तथा राष्ट्रीय बैंक एवं बीमा कंपनियों की स्थापना हुई। राष्ट्र शिक्षा के विकास के लिए भी अनेक कदम उठाए गए। रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन की तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई तथा अरविंद घोष को इसका प्राचार्य बनाया गया दोस्तों। इसी समय छात्रों को सरकारी कॉलेज के उत्पीड़न से बचाने के लिए एंटी सर्कुलर सोसाइटी की स्थापना की। समझ रहे हैं?
छात्रों को सरकारी कॉलेज के उत्पीड़न से बचाने के लिए एक एंटी सर्कुलर सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ये पूछा जा सकता है कि भाई एंटी सर्कुलर सोसाइटी क्यों बनी? तो जो छात्र थे वो सरकारी कॉलेजों को उत्पीड़न से, एक्सप्लॉइटेशन से बच सकें, उसको लेकर ये एंटी सर्कुलर सोसाइटी की स्थापना हुई। विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बोस तथा प्रफुल्ल चंद्र राय उनके उल्लेखनीय कार्य किया। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स खोला। स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं की भी सक्रिय भूमिका रही। शहरी मध्यम वर्गीय महिलाएं पहली बार घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर प्रदर्शन में भाग लेने लगी। ठीक है, बातें करने लगी। औरतों ने विदेशी चूड़ियां पहनने एवं विदेशी वस्त्रों, विदेशी बर्तनों को बहिष्कार किया। अंग्रेजों ने मुसलमानों का उपयोग सांप्रदायिकता को, जहर को घोलने में किया, लेकिन इसके विपरीत कुछ मुसलमान नागरिकों ने भी इस आंदोलन में अपनी भागीदारी दी दोस्तों। इनमें प्रसिद्ध था वकील अब्दुल रसूल तथा लियाकत हुसैन गजनबी, ये प्रमुख थे। ढाका के नवाब थे जिनका नाम था सलीमुल्लाह। उनके नेतृत्व में कुछ मध्यम एवं उच्च वर्गीय मुसलमानों ने बंगाल विभाजन का इस आधार पर समर्थन किया कि बंगाल विभाजन के पश्चात पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे, यानी कि जो पूर्वी बंगाल है, असम वाला इलाका है, वहां पर वो बहुसंख्यक हो जाएंगे। वर्ष 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने बनारस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता करते हुए स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया। वर्ष 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता में कांग्रेस के ही अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए पहली बार स्वराज की मांग की थी। समझ रहे, पहली बार दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में स्वराज की मांग की थी। देखो एग्जाम की दृष्टि से देखिए क्या इंपोर्टेंट हो सकता है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना वंदे मातरम। ब्रिटिश पत्रकार नाम था H.W. नेविंसन, जुड़े हुए थे स्वदेशी आंदोलन से। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की? अविंद्रनाथ टैगोर ने। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की? अश्विनी कुमार दत्त ने। अमार सोनार बंगला नामक गीत की रचना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 1905 के कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी कड़ी में स्वदेशी आंदोलन के दौरान उदारवादी एवं उग्रवादी नेताओं के बीच वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो चुके थे। एक तरफ उदारवादी नेता हिंसक गतिविधियां, जो वॉयलेंस की गतिविधियों का विरोध करते थे, दूसरी तरफ उग्रवादी नेता इसका समर्थन करते थे। इसी बीच 1907 में सूरत अधिवेशन में मतभेद हुई, जिसे सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है। मतभेद के कारण उग्रवादी नेताओं ने अपने आप को कांग्रेस से अलग कर लिया। वहीं स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन की सफलता के फलस्वरूप तत्कालीन वायसरॉय मिंटो द्वितीय थे। उस समय तत्कालीन वायसरॉय मिंटो द्वितीय ने राजनीतिक सुधारों के विषय में सलाह देने के लिए अगस्त 1906 में अरुंडेल कमेटी का गठन किया। याद रखना, अगस्त 1906 में अरुंडेल कमेटी का गठन किया। इस कमेटी ने विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने पर बल दिया। फलतः इसके परिणाम स्वरूप 1911 में दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। यहाँ से क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2025 में आया हुआ देख सकते हो, जो एग्जाम हुआ है अभी आपका। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कर दी गई इस विभाजन को रद्द करने के बाद दोस्तों 1911 में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है। चलिए, ये पहला चरण हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चर्चा करेंगे 1905 से 19 तक भारत का स्वतंत्रता आंदोलन का द्वितीय चरण। तो दोस्तों रिक्वेस्ट यही रहेगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कीजिए। हम इसको मॉडर्न हिस्ट्री है, इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहे हैं और आप तक बहुत ही अच्छा कंटेंट पहुंचे, आप तक एक एक चीज को अच्छे से समझाया जा चुके, आप तक ये चीज बखूबी की जा रही है। कोशिश कर रहे हैं कि ये मेंस का भी कुछ सेशन लाया जाए जो आपके एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाला है। चलिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद दोस्तों एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू।